तो स्वागत है आप सबका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 मेरा बचपन, जो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। जब पिताजी ने लकड़ी की नाव बनाने का काम शुरू किया, उस समय अब्दुल कलाम जी 6 साल के थे। ओके, जब अब्दुल कलाम के जो पिताजी नाव बनाने का काम शुरू करते हैं, तब उनकी उम्र यानी अब्दुल कलाम जी की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। ये नौकाएं तीर्थ यात्रा को रामेश्वरम से धनुषकोडी से तक, इन्हें उसको सेतुकराई भी कहा जाता है। यानी धनुषकोडी को सेतुकराई भी कहा जाता है। वहां तक ले जाने का काम करती थी। तो इसका मतलब क्या है? जो ये कलाम जी के पिताजी नौकाएं बनाते थे, ये नौकाएं जो हैं वो तीर्थ यात्रियों के लिए थी। ओके, तीर्थ यात्री क्या करते थे? रामेश्वरम से धनुषकोडी तक वे जाते थे। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन, मैंने यहाँ पर रेड में जो लिखा है ये आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे थे। ओके, तो ये स्थानीय ठेकेदार थे। यानी ठेकेदार का मतलब होता है कंट्रैक्टर। ओके, कौन कंट्रैक्टर थे? अहमद जलालुद्दीन, ये आपको याद रखना है। ठेकेदार कौन थे? अहमद जलालुद्दीन। स्थानीय जो वहाँ के लोकल, उसको कहा जाता है, वहीं के रहने वाले। ओके, तो उनके साथ अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे समुद्र के तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की कलाम जी की बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हुई थी। तो ये देखिए, जोहरा जो है अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन है। ओके, और अहमद जलालुद्दीन जो ठेकेदार थे वहीं के, यानी कंट्रैक्टर थे, तो उनके साथ जोहरा की शादी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ओके, पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। कौन सा कारोबार? नौकाएं बनाने का कारोबार जो था अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। तो जब ये नौकाएं इनकी चल रही थी, इनका काफ़ी जो बिजनेस था वो अच्छा ही चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, 100 मील की प्रति घंटे की रफ्तार से, ओके, बहुत ज़्यादा से हवा चलने लगी, समुद्र में तूफान भी आ गया। तो इससे क्या हुआ, सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें मतलब जो पिताजी बनाते थे अब्दुल कलाम जी के, वो नावें जो थी बह गई, इन्हें समुद्र में बह गई, और कुछ लोग भी इन इंसिडेंट में मारे गए। उसी पामबंद पुल भी उसी में पामबंद पुल, तो वहाँ पर जो पुल था जिसको पामबंद पुल कहा जाता है, ओके, तो वो भी टूट गया। किसके कारण? तो समुद्री यानी वहाँ पर जो तूफान आया था इसके कारण। तो कई यात्री का मतलब जो विजिटर्स होते हैं, तो कई यात्री की भरी ट्रेन, ओके, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। तो यहाँ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जब वे बचपन में समुद्र के तट पर बैठते थे, तो वो हमेशा समुद्र के लहरों के पानी की खूबसूरती को वो देखते थे, और वो आसमान में जो सारस होते हैं ना, उन सारसों को उड़ते देखते थे, उस समुद्र के ऊपर उड़ते देखते थे, आकाश के ऊपर उड़ते भी देखते थे। ओके, तब उन्होंने मन में सोचा कि वे भी इन सारसों की तरह, इन पक्षियों की तरह एक कुछ ना कुछ बनाएंगे, इन्हें आकाश में उड़ेंगे। इस तरह वे बचपन में सोचते थे। ओके, और उस समुद्र की खूबसूरती को वो देखते थे। लेकिन आज उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा, किसकी? समुद्र की अपार यानी बहुत ज़्यादा अनियंत्रित, जो कंट्रोल में ना आने वाली शक्ति, ऊर्जा यानी शक्ति, मुझे हतप्रभ कर दिया। मुझे यानी किसे? अब्दुल कलाम जी को हतप्रभ कर दिया। ओके, यानी चकित कर दिया। ओके, क्यों चकित कर दिया? कि
अब तक ये तूफान, समुद्र का तूफान आने से पहले वे समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। जब समुद्र में तूफान आया, इतनी दुर्घटना हो गई, तो इसके लिए वे हतप्रभ हो गए। ओके, वे चकित हो गए। तो उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र थे। देखिए यहाँ पर अहमद जलालुद्दीन जो थे वे किसके अंतरंग मित्र थे? अब्दुल कलाम जी के। ओके, अभिन्न मित्र किसके थे? अभिन्न मित्र जो जहाँ पर आएगा उसको आप क्या लिखेंगे? इन पक्षी लक्ष्मण नारायण जो थे वे जैनुल अब्दीन के अभिन्न मित्र थे। लेकिन जहाँ पर अंतरंग मित्र आएगा तो वो अहमद जलालुद्दीन की और अब्दुल कलाम की मित्रता के बारे में कहा गया है। इसको आप याद रखेंगे। वो मुझसे हर एक मुझसे एक साल 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारते थे। कौन 15 साल बड़े थे? अहमद जलालुद्दीन जो थे अब्दुल कलाम जी के से 15 साल बड़े थे, लेकिन अहमद जलालुद्दीन ही उनको आज़ाद कहकर बुलाते थे। तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अहमद जलालुद्दीन जो थे वो अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर बुलाते थे। ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि फिलिप्स में भी आ सकता है या अनुरूपता में या एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो हम दोनों रोज शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। मस्जिद वाली गली से निकलकर और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते रहते थे। तो वे हमेशा हर रोज़ क्या करते थे? दोनों अब्दुल कलाम जी और जो अहमद जलालुद्दीन ही दोनों क्या करते थे? हर रोज़ शाम को दूर तक घूमने जाया करते थे। कहाँ से? मस्जिद वाली गली से लेकर समुद्र की रेतीले तट पर। ओके, और जब वो दोनों एक साथ होते तो वो दोनों भी क्या करते थे? किन विषयों पर बात करते थे? आध्यात्मिक विषयों पर। ये आपको याद रखना है। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए, तो यहाँ कलाम जी कह रहे हैं कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। कि उनके पूरे इलाके में किसी को अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती थी। अंग्रेज़ी आती तो सिर्फ जलालुद्दीन को ही आती थी। तो मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बारे में शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। तो इसका मतलब है परिचितों, जो अब्दुल कलाम जिन को भी वो जानते थे। ओके, जिस को भी वो जानते थे, उन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा जलालुद्दीन शिक्षा का स्तर था। जलालुद्दीन जो थे वो बहुत ज़्यादा शिक्षा पाए थे। ओके, तो दूसरे लोग जो थे शिक्षा ज़्यादा नहीं पाए थे और ना ही किसी को उसके बराबर बाहर की दुनिया के बारे में पता था। बाहर की दुनिया में जो नॉलेज के बारे में और तो जो था जनरल नॉलेज के बारे में जो था, जलालुद्दीन को ही ज़्यादा नॉलेज था और बहुत ज़्यादा शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी और वे अंग्रेज़ी भी जानते थे। ओके, ये इनका कहना था। और अब्दुल कलाम जो थे, जिनको भी वो जानते थे, उनको ज़्यादा अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, वो ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे। ओके बच्चों, तो अब हम चलेंगे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान, देखिए जलालुद्दीन को क्योंकि वो बाहर की दुनिया के बारे में भी पता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों से परिचित कराया, वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताया, समकालीन साहित्यकार यानी लिटरेचर के बारे में, जब उसी समय के जो साहित्यकार, समकालीन का मतलब होता है उसी समय के जो साहित्यकार थे, जो लिटरेचर थे, उनके बारे में जानकारी दिया और चिकित्सा विज्ञान के बारे में। ओके, चिकित्सा विज्ञान मतलब क्या होता है? यानी ट्रीटमेंट, जो विज्ञान जो होता है साइंस के बारे में। ओके, साइंस के बारे में विज्ञान की जो उपलब्धियां होती हैं, यानी अचीवमेंट जो होता है। ओके, उपलब्धियां का मतलब होता है अचीवमेंट,
उसके बारे में वे बताते रहते थे। यानी वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं जानते थे, बल्कि बाहर की दुनिया को जानते थे, बाहरी दुनिया को जानते थे। तो अब्दुल कलाम को भी इन सारी चीज़ों से परिचित कराया। ओके, तो यहाँ अब्दुल कलाम का कहना है कि जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से, सीमित ये वो सिर्फ एक सीमित है ना, एक लिमिटेड के अंदर ही थे। मतलब वो बाहरी दुनिया को नहीं जानते थे। अब्दुल कलाम जी जो थे वो बाहरी दुनिया को इतना नहीं जानते थे, वो एक सीमित दायरे के अंदर ही रहते थे। तो उनको सीमित दायरे से बाहर कौन निकाला? जलालुद्दीन ने निकाला। ओके, तो उन्होंने एक सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। बोध यानी जानकारी। ओके बच्चों, तो इस तरह उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज के बारे में बोध कराया। मेरे बाल्यकाल का मतलब होता है बचपन में। ओके, पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। जब वे छोटे बच्चे थे उस समय है ना, पुस्तकों की बहुत कमी थी। यानी दुर्लभ का मतलब होता है कमी। ओके, पुस्तकों की बहुत ही ज़्यादा कमी होती थी। तो हमारे यहाँ स्थानीय स्तर जो वहाँ पर लोग रहने वाले, ओके, एक पूर्व क्रांतिकारी कहिए, उग्र, या ऐसा कहिए कि उग्र राष्ट्रवादी S.T. मणिकम का निजी पुस्तकालय था। अब ये निजी पुस्तकालय किसको कहेंगे? पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, निजी का मतलब होता है इन्हें खुद की। ओके, तो खुद की जो लाइब्रेरी थी किसकी? S.T. मणिकम की, जो वो उग्र राष्ट्रवादी भी कहा जाता है, यानी वायलेंस नेशनलिज्म। ओके, तो उनका एक पुस्तकालय था। ओके, तो वे क्या करते थे उस पुस्तकालय से? तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित किया। अब उनका पुस्तकालय था, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। तो इन्होंने यानी S.T.R. मणिकम ने क्या किया? उनको यानी अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए उत्साहित करना, यानी एनकरेज किया। उत्साहित करना, एनकरेज करना। ओके, तो अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो अब्दुल कलाम का कहना है वे उनके घर से जो उनका जो निजी पुस्तकालय था वहाँ से वे क्या करते थे? अब्दुल कलाम जी किताबें लेकर आते थे और पढ़कर उनको वापस किया करते थे। दूसरे, जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन पर गहरा असर पड़ा, ओके, जिस व्यक्ति का गहरा असर पड़ा था, जो इफेक्ट हुआ था, वो है मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन यहाँ अब्दुल कलाम के चचेरे भाई हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड में लिखा है। तो वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। तो ये अखबार की एजेंसी चलाते थे। देखिए, ये आपको रखना है। देखो यहाँ से आपको याद कर लेंगे, जितना भी कलर में मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो है आंसर 2 मार्क्स का होगा। ये आपको याद रखना है। वे मेरे चचेरे भाई थे। कौन? शमसुद्दीन। ये अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई थे और वे रामेश्वरम में अखबारों के यानी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, बांटते थे। ओके, तो ये एकमात्र वितरक थे, मतलब सिर्फ वो अकेले ही थे जो न्यूज़पेपर का वितरण करते थे। ओके, अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। तो जो अखबार थे वो कहाँ से आते थे? रामेश्वरम स्टेशन पर किस में आते थे? सुबह की ट्रेन से आते थे, जो पामबन से आती थी। ओके, कहाँ आते थे? रामेश्वरम स्टेशन पर। पामबन से रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन से क्या पहुंचते थे? अखबार पहुंचते थे। ये आपको याद रखना है। ओके, इस अखबार एजेंसी को अकेले कौन चलाते थे? शमसुद्दीन चलाते थे। इतना लिखेंगे आप तो इसको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका जो MCQs में भी कुछ मार्क्स आ जाएगा, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी मैंने कलर्स में लिखा है इसको आप याद रख लीजिए, आपको इन्हें मार्क्स निकालने में ईजी हो जाएगा। ओके, रामेश्वरम में अखबारों की प्रतियां 1000 बिकती थी, यानी प्रतियां जो 1000
क्वांटिटी में जो थे न्यूज़पेपर बिकती थी। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको रखना है। बचपन में कलाम जी के 3 पक्के दोस्त थे। बचपन में पक्के दोस्त थे जो क्लोज फ्रेंड थे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है रामानंद शास्त्री जी, अरविंदन और शिव प्रकाश। ओके, ये तीनों जो थे अब्दुल कलाम के पक्के दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी किसी ने भी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। तो ये रामानंद शास्त्री जो थे ये पक्षी लक्ष्मण नारायण के पुत्र थे। ये अरविंद और शिव प्रकाश भी जो थे, जो ये अलग अलग धर्म के थे, लेकिन इन तीनों में, इन चारों में जो थे, कभी भी धर्म के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। इन तीनों ने, इन चारों ने भी कभी भी क्या हुआ, झगड़ा नहीं किया। ओके, भारत के राष्ट्रपति कलाम का जीवन सादगी की मिसाल है। ओके, मिसाल था, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति भी थे और ये बड़े वैज्ञानिक भी थे। और इनको पता है क्या कहकर बुलाते ही, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ओके, तो ये एक मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे, भारत के राष्ट्रपति भी थे और वे वैज्ञानिक भी थे बच्चों। ओके, लेकिन इतना सब कुछ हासिल होने के बावजूद भी अब्दुल कलाम जी ने जीवन सादगी के साथ बिताया था। ओके, इस पाठ के द्वारा छात्र क्या क्या सीख सकते हैं? सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना, ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी कलाम जी ने क्या किया था, अपने जीवन को सादगी से बिताया था। तो इनमें इस एटीट्यूड नहीं था। ओके, एक इंसानियत थी। ओके, तो इस तरह से आप लोग भी सीख सकते हो कि आप अगरचे आप भी आपका जो व्यक्तित्व इन्हें आप कभी भी बड़े हो जाएंगे या एक अच्छे आदमी बनेंगे, तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि सादा जीवन जीना और धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सब यहाँ पर जो है बहुत सारे धर्म के लोग होने के बावजूद भी हमें क्या करते हैं, हर धर्म के लोगों को एक समान सम्मान भी देते हैं, है ना। तो धार्मिक सहिष्णुता ये आपको याद रखना है। ओके, सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि को प्रेरणा पा सकते हैं। किनके द्वारा? इन्हें अब्दुल कलाम जी के जीवन से। ओके बच्चों, ओके, तो ये यहाँ तक ही इनका पाठ था। तो यहाँ इस पाठ का आशय में कलाम जी लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन जो था एक सादगी की मिसाल जो था। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्रिय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था और बच्चों के लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों का जीवन जो है आदर्श बनी है। ओके, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम करेंगे 2-3 वाक्यों के क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने का कारण क्या है? अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरल और उपलब्ध थी, इसलिए अब्दुल कलाम बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता। ओके, बहुत ही आसान है, तो आप इसको याद कर लें। दूसरा प्रश्न है, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? मैंने जब एक्सप्लेनेशन किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप याद कर लेंगे तो ये आसानी होगी आपको याद करने में। के आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल के साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। इसको रटे नहीं बच्चों, इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ जनरली सोचकर लिखो, आसानी होगी आप सबको लिखने में। तीसरा प्रश्न है, ज़ैनुल अब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? अथवा इस प्रकार का भी प्रश्न आएगा, अब्दुल कलाम जी ने नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहा है?
तो ये दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है बच्चों, आपको लिखना है एक ही आंसर। उत्तर है ज़ैनुल आबिदीन नमाज के बारे में कहते थे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इत्र ब्राह्मण का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ओके। 4वां प्रश्न है ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर है ज़ैनुल आबिदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती है। यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने दिया गया है। तो 5वां प्रश्न होगा अब्दुल कलाम के माता पिता के बारे में लिखे, उनके बारे में जानकारी कुछ लिखे। ओके। अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी माँ आदर्श जीवन संगिनी थी। कलाम के माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। तो उनके माता पिता के बारे में लिखे का मतलब इस तरह से लिखना है, सिर्फ नाम लिखने से आपको अंक नहीं मिलेंगे, ये सारा लिखना है बच्चों। ओके। तो अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 6 है अहमद जलालुद्दीन के बारे में लिखिए अथवा अहमद जलालुद्दीन का परिचय दे। ये परिचय देना या बारे में लिखना, ये दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है। ओके। उसका उत्तर एक है अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के पिताजी के साथ नौकाएं बनाने का काम करते थे। वे कलाम की बड़ी बहन के पति और कलाम के अंतरंग मित्र भी थे। तो ये आपको याद रखना है। पूरे इलाके में जलालुद्दीन ही अंग्रेजी में लिख सकते थे और ना ही किसी को उनके बारे में बाहरी दुनिया के बारे में पता था। 7वां प्रश्न है अब्दुल कलाम देखने में कैसे थे? अब्दुल कलाम लंबे चौड़े सुंदर, माता पिता की छोटी काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। ये आपको याद रखना है। देखिए पाठ के जो पहले में ही दिया गया है, यानी दूसरे पैराग्राफ में, उसको याद कर ले। तो ये 2 मार्क्स का होगा बच्चों। ओके। वो अपने माता पिता की कितनी संतान थी? कई संतान में से एक थी। कई संतान नहीं थे, बल्कि उनका जो माता पिता की छोटी कटके, ओके, ये बच्चे थे और वे छोटी के साथ। ओके। तो ओके, कई संतानों में से एक था। ओके। तो ये अब्दुल कलाम खुद कह रहे हैं। प्रश्न आता है कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे और ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम सीमित दायरे से बाहर निकल पाए और उन्हें नई दुनिया का बोध हुआ। ओके। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते थे। ओके। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन चलाते थे। वे 1000 प्रतियां रोज बेचते थे, यानी 1000 न्यूज़पेपर्स है ना, रोज बेचा करते थे। तो इतने मैंने आप सबको आंसर बताए हैं बच्चों। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद।